करो भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने एक पार्ट किया था कि हमने चार जो एक तरीके से ग्राफ होते हैं हमने वो डिस्कस किए थे, और उसके बेसिस पे हमने लिखा था कि आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। तो ये चार टॉपिक हमने किए थे और एक ग्राफ बनाए थे। इसके बेस पे एक टिपिकल सा क्वेश्चन था कि पेपर में कहाँ गया, हमने बनाए तो थे ग्राफ। हाँ बनाया। अच्छा ये हमारा रहता है भाई, ठीक है। तो अभी हमारा एक ग्राफ रहता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक। तो हमने चार ग्राफ यहाँ तक किया था, वो मैंने ऑफलाइन में करा दिया, ठीक है। और हमने ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की थी, ठीक है। क्या है कि ये जो आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसके बेस पर क्या है, ये लॉज बनते हैं किसके, इस अफेक्ट के, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट बनते हैं। लॉज क्या है, वो जो ऊपर ग्राफ है वही लॉज है, ठीक है। वो उसकी लैंग्वेज थोड़ी बदल देते हैं। जैसे पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ये लिखा हुआ है यहाँ पे। जो फर्स्ट लॉ है थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज आ सकता है, बट बेसिक जो लॉ है वो यही है। तो पहला लॉ ये बोलता है कि जो इंटेंसिटी है या जो फोटो करंट है, ठीक है, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये पहला आपके पास लॉ है, मैंने नीचे लिखा हुआ है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो हम बोलते हैं पूरा इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब उसकी एक मोमेंट पे फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी एक मेटल के लिए फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लो हमारे पास हो गया कि देयर एग्जिस्ट अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो एमिशन जो है वो टेक प्लेस, ठीक है। और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं वैसे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सेकेंड लो। थर्ड लो बोल गया कि अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी के क्या होती है, इंडिपेंडेंट। ये तीनों हमने ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रीड करोगे तो ये सेम से लिखा हुआ है यहाँ पे, आ गया पहले तीन लो। हाँ जी, हिलेंगे चाहे। तो फर्स्ट थ्री लॉ जो है वो सेम के सेम है। पहले तीन लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने ऊपर नहीं पढ़ा है, बस यहाँ लैंग्वेज आ गई उसकी। तो पेपर में ये आपको ना लर्न करना है, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए आते हैं ये। जब ये लिखने के लिए आते हैं, जब ये लिखने के लिए आते हैं तो फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ना लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो लिख नहीं पाते इन चीजों को। उनको टेक्निकली सब पता होता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, पर जब बोलते हैं अच्छा लिख के दिखा दो तो लिख नहीं पाते। मतलब सब ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे गधे ऐसे ही होते हैं, सुनते नहीं हमारी बात को, जब हम बोलते हैं कि ये पढ़ना है और लास्ट मोमेंट पे आके उनको कुछ याद नहीं रहता। याद रहने का मतलब क्या है कि देखो, अब दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जिनकी मतलब बाय बर्थ ही अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी अच्छी है, सब लिख लाख लेते हैं, है ना। पर कुछ को क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप वेल एंड गुड हो, आप लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिख सकते हो तो अपने आप को इम्प्रूव करो ताकि पेपर में ब्लंडर ना करो। मतलब एट लास्ट सिर्फ ये मैटर करता है कि आप पेपर में कर पाए थे या नहीं कर पाए थे, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। सीबीएसई एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो फोर्थ जो लो है, जो फोर्थ लो है, फोर्थ लो सिर्फ ये एक्सप्लेन करता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। मतलब एक फोटोन आया, मेटल पे टकराया, मतलब इलेक्ट्रॉन पे टकराया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस है, और इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे कलेक्ट होगा, ठीक है, और करंट मिलेगी। इस पूरे प्रोसेस जो है ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। मतलब इसका जो टाइम लैग है -8 -9 सेकंड का है। मतलब इस टाइम के अंदर, ये जो टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टाइम के अंदर, ठीक है, पूरा प्रोसेस जो हो जाता है। हमारे स्कूल में फिजिक्स के प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस हो रही है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या चाहता है, तो मेरे स्कूल आ जा। हाँ भाई, क्या चाहता है, अब मैं क्या कराऊं। स्कूल में प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस, तेरा गवर्नमेंट स्कूल है ना, तो वहां कहाँ ही प्रैक्टिस होती है। गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं होती। थोड़ा सा पर आप, इस बार हो रही है। अच्छा इस बार हो रही है पर क्या? सर सारे सब्जेक्ट की हो रही है। केमिस्ट्री भी हो रहा है, फिजिक्स भी हो रहा है, बायो भी करा रहे हैं। कह रहे हैं एक्सटर्नल आएंगे और उनके सामने करके दिखाना है। हम्म। पर सर समझ नहीं आ रहा, मतलब उन्होंने जैसे हमें मीटर दिखाया कि वोल्टेज में हम फ्लक्चुएशन ला रहे हैं तो करंट में फ्लक्चुएशन आ रहा है। और करंट में फ्लक्चुएशन हम उसको उसमें कर रहे हैं, रिवर्स बायस में कर रहे हैं। तो उनका एक लिमिट पे जाके दोनों का ही फ्लक्चुएशन रुक जा रहा है।
अच्छा, तो तो टीचर हमें एक्सटर्नल को दिखाना क्या है इसमें फिर? तूने पी इंजेक्शन पढ़ा है, पहले बता। पर अभी उतना ही जितना आप करा रहे हो उतना करा है। तो फिर अगर बेसिक थ्योरी नहीं पता होगी ना, तो थोड़ी सी जब जनरली क्या होता है जब हम ऐसे स्कूल में करवाते हैं एक्सपेरिमेंट, जिसकी थ्योरी नहीं पता बच्चों, या उन्होंने नहीं पढ़ा है चैप्टर, तो पहले पढ़ाया जाता है उनको थ्योरी का पार्ट कि ये ऐसा ऐसा होता है और इस टाइप का रिजल्ट जो है आना चाहिए। मतलब मान लो रिजल्ट नाम भी बताएं बच्चों को, बस बेसिक थ्योरी बताते हैं कि इस तरीके से कनेक्शन होते हैं, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस का, तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। सर हमारे सर को तो सर वायर ही कनेक्शन करने ही नहीं आ रहे थे सर, वो मीटर जो है बाबा गलत रीडिंग तो दे रहा था छोड़ो वो यार, फिर। ये अब मैं यहाँ इसमें रिकॉर्डिंग में क्या रिकॉर्ड करूँ, तुम्हारे सर को क्या आता है क्या नहीं आता है ना, बाद में डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ करके, ठीक है ना। औरों को क्या बोलना कि उनको आता है नहीं आता है। तो पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है सारा, ये अभी अपलोड भी होगा, ठीक है। सर का नाम बता दियो, भेज दूंगा मैं। सर भेज देना। भेज देना ओ भाई साहब, ठीक है, ठीक है। सर सच्चाई बोलने में क्यों डरना है? हम्म। तो ये जो चार हमारे पास लॉज आए थे, आए हैं, ठीक है। हाँ, मूविंग ऑन, उसका कुछ मतलब नहीं है ना, उन बातों का कोई सेंस नहीं है अभी हमारे लिए। तो पेपर में ये चार जो लॉज हैं वो लिखने के लिए आते हैं। फिर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 3 मार्क्स का, उसमें बोलता है इन लॉज को एक्सप्लेन करो, ठीक है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जो हमारा तरीका है इस चैप्टर को पढ़ने का, अभी 12th क्लास के अंदर जब हम वो ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, तो हमने उन्हीं ग्राफ को साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया था कि इनका ऐसा पैटर्न क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो हमें फिर से वही जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें इन शॉर्ट यहाँ पे लिखनी है एक्सप्लेनेशन। कोई नई एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे, ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट लैंग्वेज का पार्ट है ये। मैंने अलग से ना ये प्रिंटेड नोट्स, अगर आप मेरे नोट्स देखोगे जो मैंने हैंड नोट्स सेंड किए हैं, उनमें भी सेम चीज है, बस मैंने टाइप करवा दिया सारा का सारा। तो मे भी मैं आपको 1-2 दिन के अंदर ये टाइप वाला भी भेज दूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत चीजें मैंने ऐड कर दी हैं, फॉर्मूले वगैरह अलग से लिख के, ठीक। तो ये एग्जैक्ट मतलब इतना पार्ट तो एग्जैक्ट सेम का सेम है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता है, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ लगेगा कि ये तो सेम चीज है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 ग्राफ थे, मैंने कहा था 4 ग्राफ कर लिए तो आपका 70 से 80% चैप्टर खत्म। उन्हीं ग्राफ को वो अलग अलग तरीके से जो आते हैं क्वेश्चन, पहले ग्राफ समझाए। एक क्वेश्चन आता है कि लेनन हॉलवेज के जो ग्राफ हैं उनको एक्सप्लेन करो। एक क्वेश्चन आ गया लॉज लिखो, लिख दिए। एक क्वेश्चन आ गया लॉज को एक्सप्लेन करो, तो जो लॉज को हमने एक्सप्लेन किया था ऊपर, वो हमने ऑलरेडी इसी इक्वेशन का यूज करके ही किया था। अब जैसे पहला लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है किस चीज के, मतलब सॉरी करंट प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, इसको मुझे एक्सप्लेन करना है। तो लॉजिक वही है कि फोटोन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए हैं वो बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे वो बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगी, खत्म। यही एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे, और क्या क्या हुआ एक्सप्लेन इसके अंदर। फिर सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि सेकंड लॉ बोला है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी। अब अगर आप देखोगे जो आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। अगर न्यू की वैल्यू लेस होती है न्यू जीरो से, अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से कम होती है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। बट नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो एमिशन टेक प्लेस, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो न्यू है वो न्यू जीरो से कम आ गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम आ गया, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट ही नहीं होगा। तो ये सेकंड लॉ की एक्सप्लेनेशन होगी। थर्ड लिखा हुआ है कि अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के, बट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो पता ही है, ये भी हमने ऊपर थर्ड और फोर्थ में एक्सप्लेन किया था कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ेगी तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ेगी, और मतलब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। ये थर्ड लॉ है, ठीक है। फोर्थ हम वैसे बेस, फोर्थ हम ये बोलते हैं कि फोटोन का आना, ठीक है, टकराना, इलेक्ट्रॉन का निकला, पूरी की पूरी सिंगल इवेंट है, इसलिए टाइम लैग जो है बहुत कम होता है, ठीक है। बोलो क्लियर है, यहां तक आगे बढ़े। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता है, बोलो आगे बढ़े। हम्म, चले ना आगे, चलो बहुत बढ़िया। अब तुम बोल रहे हो तो बढ़ी लेते हैं आगे, है ना, इतना तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो।
अब क्या पढ़ना है हमें, एक तो हमारे पास दो ग्राफ आते हैं और उसके अलावा हमारे पास क्या है, कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो मैं अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ इस चैप्टर, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हमें इस आज की क्लास के बाद एक क्लास और चाहिए होगी थ्योरी खत्म करने के लिए, ठीक है, फिर चैप्टर खत्म ही। तो अभी मैं आपको क्या करा रहा हूँ ना, नोट डाल के लिख रहा हूँ एक मैं चीज कि जो फोटोन है, तुम्हारा पेपर आज था क्या? हाँ सर, वो भेजा तो आर्यन ने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ बना के। मैंने देखा नहीं, कैसा हुआ? सर अच्छा था, मतलब हर क्वेश्चन में काइंड ऑफ ग्राफ दे रखे थे, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में जितने भी ग्राफ्स हैं सारे लगाए, लगता है एक साथ पेपर्स में डाल दिए हैं। बहुत बढ़िया। और लेकिन क्वेश्चन जो 5 था वो अलग सा ही था, समझ में ही नहीं आया कैसे सॉल्व करना है। वेव वेव से रिलेटेड था, वेव ऑप्टिक्स से। अच्छा, मतलब बस अच्छा, उसी में डाउट है, बाकी तो हो कर दिया गया। ना बाकी सारा? हाँ ठीक है। तो अब एक चीज और हमारे पास आती है यहाँ पे कि जो फोटोन है, ठीक है, जो हम फोटोन को पढ़ते हैं, तो फोटोन की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन की हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं जो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो फोटोन की आपको कौन कौन सी जो आपको जो आपने या ऐसा बोल सकते हैं कि आपने जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है फोटोन की, वही सेम प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे फोटोन के बारे में हम क्या बोलते हैं कि फोटोन जो है हमारे पास क्या है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है। पहली जो हम प्रॉपर्टी बोलते हैं फोटोन की, फोटोन इज अ क्वांटा ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और उसकी जो एनर्जी होती है फोटोन की, वो कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है hc/लैम्डा, है ना। उसकी जो एनर्जी आती है वो हमारे पास क्या आती है, hc/लैम्डा, फोटोन की जो एनर्जी आती है, ठीक है। पढ़ा होगा ये, याद है कुछ नहीं? क्या ऐसा कुछ याद है आपको? नहीं याद है, ठीक है, लिख लेते हैं फिर हम एक बार ये चीज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, ठीक है, कि जो लाइट है, ठीक है, वैसे तो टाइप किया हुआ है लेकिन हर चीज टाइप करने का ना सीधे से डालने का फायदा नहीं है। जो लाइट है, लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल, लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, फोटोन, ठीक है, विच ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। कहां पे, इन वैक्यूम, वैक्यूम में उनकी जो स्पीड होती है वो क्या आती है, सी आती है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय hc/लैम्डा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय hc/लैम्डा। और जो इस फोटोन का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय टोटल एनर्जी डिवाइड बाय सी, ठीक है। वैसे मोमेंटम का एक फॉर्मूला आपने जो पढ़ा हुआ है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, लेकिन जो भी पार्टिकल स्पीड सी से ट्रेवल करता है उसके लिए हम मास डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते, एक फॉर्मूला है हमारे पास, अभी हम देखते हैं, ठीक है, कि क्यों नहीं कर पाते। एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये आती है कि जो फोटोन की जो वेलोसिटी है सी, वो वैक्यूम में होती है। मीडियम चेंज करोगे तो स्पीड जो है, लाइट की स्पीड बदल जाती है, तो वही फोटोन की जो स्पीड है वो क्या होगी, चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आता, स्पीड की जो वैल्यू है वो क्या होती है, बदल जाती है। एक टर्म ये है, ये वैसे जनरली पूछते नहीं है, हम बोलते हैं कि जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास का सिंबल आता है m0 और फोटोन इज 0, ठीक है। और एक हमारे पास होता है जो रिलेटिविस्टिक मास होता है, रिलेटिविस्टिक मास m
is given by m0 divided by under root of 1 minus v square by c square। अब यहां से बच्चों को डाउट आता है कि ये क्या लिख दिया, क्या लिख रहे हो? हाँ, मोमेंटम में जो E लिखा है वो एनर्जी है, ठीक है। ये जो रेस्ट मास और एक मास m लिखा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट हो सकता है आपके लिए, हो सकता है क्या होगा ही, क्योंकि आम जनरली हम 12th लेवल तक जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं वो अदर देन अकेडमिक कोई बुक पढ़ते नहीं है, ठीक है। सीरीज भी नहीं देखते वो, ना वो नेट जियो देखते हैं, ना वो डिस्कवरी देखते हैं, ठीक है। आजकल तो काफी सारे प्रोग्राम आते हैं जिनमें ऐसी चीजें जो है बहुत नॉर्मल है डिस्कस करना, बहुत लोग करते हैं, बट स्टिल हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक्स्ट्रा अदर देन अकेडमिक जो है कुछ पढ़ें देखें। 5-10 मिनट बच्चा देखता है, बाकी नहीं देखता। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, हमारे पास जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स को हम कई मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे जो पुराना पार्ट होता है उसका नाम आता है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में हम बोलते हैं कि जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है वो बहुत कम है, ठीक है, कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना। 10 की पावर 8 है, 3 कम कर दो कितना हो जाएगा आपके पास, मतलब 5 इकट्ठी कर दो, 3 अलग कर दो, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में जिस पार्टिकल का मास एग्जिस्ट करता है उसकी उतनी स्पीड नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास हो स्पीड के आसपास भी पहुंच सके। तो अभी जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसमें मतलब जिनका मास एग्जिस्ट करता है, ज्यादा हैवी मास एग्जिस्ट करता है, तो उनके लिए वो स्पीड अटेन करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल कम है तो वो क्लासिकल फिजिक्स आती है। लेकिन अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा हो जाए, कंपेरेबल टू सी हो जाए, मतलब कोई पार्टिकल 0.8 सी पर, 0.9 सी पर इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो फिजिक्स के फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं, जो हम अभी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, ये अभी एप्लीकेबल है जब हम बोलते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में फिर जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो लो वेलोसिटी पे जो है एप्लीकेबल है। तो ईपी का फॉर्मूला है एच सी बाय लैम्डा और ई बाय सी। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं सारा पार्ट वो हमारे पास क्या है, नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स बोल सकते हैं इसको हम, कि स्पीड हम बहुत कम एज्यूम कर रहे हैं तभी वहां पे फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो थर्ड फॉर्मूला है, ये थर्ड फॉर्मूला मेनली वहां एप्लीकेबल होता है अगर पार्टिकल की स्पीड सी के आसपास हो। अगर आप इसी में देख सकते हो कि v को अगर आप 0 कर दो या v बहुत कम है c से, 0.1 पॉइंट है ना, उतना भी करोगे तो नीचे का जो रेशियो है v बाय सी वो 0 हो जाएगा, तो m और m0 इक्वल आ जाएंगे ऑलमोस्ट। लेकिन अगर v और c बराबर हो गए, अगर v और c को इक्वल कर दोगे तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो मतलब वहां पे जो चीजें हैं वो थोड़ी अलग हो जाती हैं जब पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। जब यहाँ लिखा आता है कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है और जो फोटोन का जो रिलेटिविस्टिक मास है वो इतना है कि अगर फोटोन किसी स्पीड से मूव करेगा तो उस केस में हम उसका जो मास है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ बोल रहे हैं कि m0 की जो वैल्यू है, m0 के आगे m लिखा है, m के आगे m है, m के पीछे m, ये भी m है और वो भी m, ठीक है, दोनों m है। क्लियर है यहां तक? ठीक। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास और नो सर उससे भी आगे, यार ये m0 है, ये भी तो m है। सुनाशा वो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। फोटोन जो है जनरली चार्जलेस मासलेस बोलते हैं। सर आपने मास इज इक्वल टू वो बदल जाएगा। सुनो, वो जो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स होती है वहां पे ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो बदल जाते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला, एनर्जी के फॉर्मूले सब बदल जाते हैं। तो वो हम सिर्फ इन फॉर्मूलों का यूज करके आप आंसर नहीं कर सकते जो आप क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। तो उतना नहीं पूछते हैं 12th क्लास के लेवल तक, बता सकता हूं मैं, पर वही है कि हम खाम का अपने टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, हम बचते हैं बताने से ये सब, क्योंकि अगर मैं शुरू करूंगा तो फिर मेरा आधा घंटा निकल जाएगा, ठीक है, वो मैं चाहता नहीं हूँ। और एक प्रॉपर्टी और है, वैसे है तो इंटरेस्टिंग, एससी वर्मा का एक लास्ट चैप्टर है उसमें उन्होंने एक टॉपिक डिस्कस किया होगा, ट्विन पैराडॉक्स।
ठीक है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो इस ये सब जानने का तो एक टॉपिक आप गूगल कर सकते हो या यूट्यूब पे देख सकते हो, ट्विन पैराडॉक्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि हाई स्पीड पर जो रिलेटिविस्टिक स्पीड है उस पे क्या होता है। ठीक है, मतलब दो रोल होते हैं, ग्रेविटी का रोल भी आता है। तो जो आइंस्टाइन थे ना, उन्हीं की थ्योरी थी ये। एक थ्योरी थी एसटीआर और एक थ्योरी थी जीटीआर। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपने मूवी देखी है इंटरस्टेलर मूवी, देखी किसी ने? तो जो कभी हुई नहीं। क्या पुतिन की चिंता गलत है कि यूरोप अगर यूरोपियन यूनियन तो बना रहे, उसको नाटो का भाग बनाना चाहते थे, वहां पे अपने न्यूक्लियर आर्सेनल रखना चाहता था, तो क्या पुतिन पूरी तरह गलत है सर? संपूर्ण तरह इस पुतिन? नो सर। अच्छा, तुमने लिखा तो चैट पे है, लेकिन हमारा बीच में पुतिन आ गया। घर में तेरे न्यूज चैनल चल रहे हैं, है ना? तो यूक्रेन देख रहा है ना? तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, ये लॉस होता है जूम पे ना, कि कोई भी अनम्यूट कर लेता है। ठीक है, पर ये पॉल खोल होता है कि बच्चा सही में पढ़ रहा है या चैनल देख रहा है। बेटा अपनी चिंता कर, यूक्रेन की मत कर। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है कि इसमें क्या है कि फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। they are photons are these are electrically, जो photons हैं ये क्या है? these are electrically neutral। फोटोन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। हमारे काम की मेन प्रॉपर्टी सिर्फ ये है कि एनर्जी जो है वो hc/लैम्डा होती है और h न्यू। hc/लैम्डा लिखो और इसको हम लिख सकते हैं h न्यू। ठीक है, m0 हमेशा 0 होता है और m की वैल्यू निकालते हैं m0 का यूज कर। ठीक है प्रतीक, आगे देखते हैं एक चीज और, लास्ट चीज न्यूमेरिकल के लिए नोट डाल के देखो एक चीज। नोट डाल के क्या लिख रहा हूं मैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ईपी, जिसको हम जनरली बोलते हैं hc/लैम्डा, h न्यू जो बोलते हैं। ठीक है, ये hc/लैम्डा जो है यहां से एनर्जी जूल में आती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें एनर्जी जूल में नहीं चाहिए, हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होती है। तो उन क्वेश्चंस में हम क्या यूज करते हैं? ट्रिक यूज करते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं कि डायरेक्ट अगर हमें फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो हम फिर ये फॉर्मूला यूज करते हैं सोल्व करने के लिए क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए। अगर हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो फिर मैं H और C की वैल्यू पुट नहीं करता, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो वो देखो क्वेश्चन, आप मतलब ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले कौन सी क्लास में किए हुए हैं? ऐसे क्वेश्चन आपने 11th क्लास में किए हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन अभी हम वो सेम क्वेश्चन कर रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें दे रखा है कंट्रोल C। ओके, चाहिए नहीं आई मेरी। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप देखो ये क्वेश्चन रीड करो। इसमें इसके अंदर एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है, वो भी मैं अभी आंसर कराता हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो। लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर। तो आंसर में हमें लैम्डा गिवन है 488 नैनोमीटर। is produced by argon laser which is used in the photoelectric effect। ठीक है,
when light from the spectral line is incident on the cathode, the stopping potential of the photoelectron is V0. स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है V0, 0.38 वोल्ट हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक। एक चीज मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, या मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके अंदर, इधर, ठीक। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 की वैल्यू लेट से 5 वोल्ट है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है EV0, है ना, ऊपर लिखा था हमने। तो मैंने 5 वोल्ट को E से कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला क्वेश्चन, अगर काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इम्प्लाइज जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा डिवाइड बाय E कर दिया, कितना आएगा 7 वोल्ट। तो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से स्टॉपिंग पोटेंशियल हम दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आई है, एनसीईआरटी में अनसॉल्व क्वेश्चन है, लेकिन अभी 1 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है जो पैटर्न है सीबीएसई का। लेकिन टीचर्स क्या कर रहे हैं, हमने भी किया है, हम क्या करते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक 1 मार्क का क्वेश्चन और एक 2 मार्क, मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन। तो ऐसा हम कर सकते हैं, पर जनरली जो है वो 2 और 3 के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या लिखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट था और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहाँ पे आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.38 वोल्ट है, तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी वो कितनी आएगी 0.38 EV, ठीक है भाई। तो लैम्डा पता है, पता लग गया आपको, दे रखा है क्वेश्चन में। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, लैम्डा दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, आपको क्या निकालना है, आपको वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो वर्क फंक्शन निकालने के लिए मैं सबसे पहले कोशिश कर रहा हूं कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी। एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसको हम hν भी लिखते हैं, जिसको हम hc/λ भी लिखते हैं, ये जूल में है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है ना, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। तो ऊपर आएगा 1240 और नीचे आएगा लैम्डा इन नैनोमीटर। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 488। इसको सोल्व करो, देखो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट सोल्व करो, बताओ क्या आएगा इसको। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आ रही है, यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आ रही है, देखो बताओ। ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। एक बच्चे ने आंसर किया अभी तक। राहुल कैसे, खुद से किया है या मतलब क्या बोलते हैं यूज किया है, कोई स्मार्ट डिवाइस कुछ यूज किया है? खुद से किया है, बहुत बढ़िया। 2 बच्चों का आंसर आ गया, और 2 बच्चे तो बहुत कम है भाई हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो अवंतिका 1 डेसिमल तक और जाओ। अवंतिका 1 डेसिमल, अवंतिका अश्विनी 2 डेसिमल तक निकालो, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्व करने से कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 2.54 EV, ये वैल्यू है 2.54 EV। अब आपको देखो, जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था hν माइनस वर्क फंक्शन, है ना। hν का मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन था। तो यहां से वर्क फंक्शन किसके इक्वल आएगा, वर्क फंक्शन इक्वल आएगा hν माइनस काइनेटिक एनर्जी। hν की वैल्यू हमने निकाली है 2.54 और काइनेटिक एनर्जी है 0.38, और सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2.17 EV। आंसर आ गया। अरे अप्रोक्सीमेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दे रखा मैंने आंसर 2.17। हमारा क्या आएगा यहाँ से, 14 में से हट गए 6, यहाँ 6 मान लो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, समझे क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे h पुट करके, c पुट करके और फिर लैम्डा पुट करके, जो एनर्जी निकलेगी वो जूल में निकलेगी, ठीक है। उस जूल की एनर्जी के लिए फिर आपको वापस काइनेटिक एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, या आप जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसको 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करके पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, फिर सोल्व करोगे।
तो उतने से बचने के लिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। तो जब भी मतलब इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगा या निकालना होगा, तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला अगले चैप्टर में भी काम आएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम बेस पे है, देखो हो सकता है क्या। आपका काम सिर्फ ये है सबसे पहले पार्ट में क्वेश्चन पढ़ के कि आपको ये निकालना है जो लैम्डा दे रखा है उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी। यहाँ पे आपको लैम्डा गिवन है 4125 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इन्होंने नैनोमीटर में नहीं दिया, इन्होंने एंगस्ट्रॉम में दे दिया। तो कॉमन सेंस वाली बात है वो तो, कि एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला एक है 1240 अपॉन लैम्डा, ये नैनोमीटर में था। पर अगर हमारे पास एंगस्ट्रॉम में है तो हमने एक वैल्यू 0 बढ़ा दी, तो यहाँ पे लैम्डा कितनी किसके अंदर आएगा, इन एंगस्ट्रॉम। तो सोल्व करो तो 1200 डिवाइड बाय लैम्डा कितना है 4125, इसको डिवाइड करो, बताओ कितनी एनर्जी आएगी। इसको डिवाइड करो, बताओ कितनी एनर्जी आएगी। आई एनर्जी कितनी आई, एग्जैक्ट निकालो। ये सब पेपर के क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको टाइप बता रहा हूं। एग्जैक्ट 3 आ रही है, अच्छा 3 आ रही है, तो एग्जैक्ट 3 आ रही है। तो अब बताओ कौन सा क्या आंसर होगा फिर आपका। अगर आंसर आपका एग्जैक्ट 3 है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, तो आप क्या आंसर करोगे। क्वेश्चन बोला वर्क फंक्शन ऑफ थ्री मेटल ए बी सी आर दिस रेडिएशन ऑफ दिस इज मेड टू इंसिडेंट ऑन दिस ऑफ दिस शोड बाय एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन इन व्हिच केस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी एमिटेड। कौन से केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, पहले केस में, दूसरे केस में या तीसरे केस में। इन केस ऑफ, सब बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कौन से केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। एक बच्चा बोल रहे हैं यही दिक्कत है, थर्ड केस में नहीं होंगे। बच्चे बोल रहे हैं थर्ड केस में नहीं होंगे, पहले और दूसरे में हो जाएंगे। अच्छा, तो जो थर्ड केस बोल रहे हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो 0 है, ठीक है, वो बेसिक नहीं समझे। तो इस क्वेश्चन का यूज करके हम फिर से बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने वैसे पहले भी किया। देखो अगर आप ये देखोगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि एच न्यू का फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। या हम यहाँ से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वैसे वो आएगी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। मतलब ये है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एच न्यू का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन, और माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए ना। काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए फॉर पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। ये बेसिक रूल बन गया आपका। तो अब आप सोच के देखो दोबारा से क्या होना चाहिए। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से कम है तो क्या एमिशन होगा, पॉसिबल ही नहीं एमिशन होना। तो क्या आंसर होगा आपका, जिन्होंने लिखा है क्या आंसर होगा आपका। और जिनको समझ में नहीं आ रहा वो भी लिखो, मैं रिपीट करता हूं फिर। जिनको डाउट है कि वो नहीं समझ पा रहे कि क्वेश्चन में क्या बताना है वो भी लिखो, बताता हूँ, या जिनको आ गया वो भी लिखो। अवंतिका को अच्छा ठीक है उसका तो और नहीं आया। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन से, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। देखो कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट एक मेटल है, एक मेटल है आपके पास, उस मेटल का वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
मतलब उस मेटल से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो एनर्जी ऑफ फोटोन थी वो 6 थी, तो 6 में से 5 यूज हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और एक जो बची वो हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे 10 का आया तो इसका मतलब है 10 में से 5 यूज हो गई उसको बाहर निकालने में, और बाकी 5 कहाँ गई, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। लेकिन अगर यहाँ से आ ही 4 रही है, वर्क फंक्शन जो है 5 है और फोटोन की एनर्जी 4 है, तो क्या फोटो एमिशन होगा? क्या फोटो एमिशन होगा? सोचो, होगा नहीं होगा? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 मेटल आपको दे रखी हैं। एक मेटल ए है, इस पे है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेटल बी है, इस पे कितना है? मेटल बी का जो वो है वो 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और एक मेटल सी है, इसका जो वर्क फंक्शन है वो कितना है? 2.8 ईवी। तीनों पे फोटोन आता है सेम, कितनी एनर्जी का? 3 ईवी का। अब तो डायग्राम आ रहा है, अब तो समझ जाओ डायग्राम से क्या आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से केस में फोटो एमिशन नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ विल नॉट बी परमिटेड, कौन से केस में नहीं होगा। अब बताओ एग्जैक्ट आंसर। अब आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? सब लिखो। हाँ आर्यन सही है। अब आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? खुशबू तुम ए क्यों लिख, दोनों लिखो ना, डी भी तो नहीं होगा, तुम सिर्फ ए क्यों लिख रहे हो? बी भी तो नहीं होगा ना, 3 का आ रहा है और एनर्जी जो उसकी 3.8 है। यही सेम क्वेश्चन अगला है। इसका मतलब है कि ए और बी नॉट पॉसिबल, फ्रॉम ए एंड बी नॉट पॉसिबल, ए और बी से पॉसिबल नहीं है। एनर्जी कितनी आ रही है? 2.76 आ रही है यार, ऐसे तो मत बोलो। कितनी आ रही है? वैसे तो ऊपर 12,420 आता है एग्जैक्ट, तुम 12,400 अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। 2.76 आ रही है ये, नहीं यार 3 कुछ आ रही है बच्चों की, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो भाई। प्रतीक शुक्ला दोबारा सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो। क्या अगला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो? देखना लैंग्वेज पढ़ के, नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्या आप करेक्ट? अच्छा, अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्या आप देखो, बताओ इसका आंसर यस होगा नो होगा? इस क्वेश्चन का आंसर यस होगा या नो होगा? एक तो खैर आएगा ही, तो बच्चों का नो आ रहा है। अच्छा, नो आ रहा है ना, ठीक है, सही है। नो आ रहा है तो चेक करो। तो यहां से हमारा ये एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और उससे पहले 5-10 मिनट हमें लगेंगे 2 ग्राफ बनाने में। मैं वो ग्राफ सिखाऊंगा, फिर हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हो जाएगा खत्म, छोटा सा टॉपिक बचा है, कुछ कुछ ग्राफ हमें पढ़ाने हैं बस। ओके बाय बाय, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं हम आज की।